गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, वर्क एंड एनर्जी, और हमने इंट्रोड्यूस किया था इसको। कुछ एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस होता है और जो इन जनरल वर्क वर्ड का यूज़ करते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिए थे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ कहीं पे दिया हुआ था, हमने यहाँ से शुरुआत करी थी एग्ज़ाम्पल्स वगैरह की। और वहाँ पे बोला हुआ था कि एक रॉक है, रॉक को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, इतना ज़्यादा मेहनत करा, इतना ज़्यादा पुश कर रहे हो, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पसीने ही निकल गए, स्टिल वो टस से मस नहीं हुआ। तो अगर इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, द वर्क इज़ ज़ीरो इन टर्म्स ऑफ साइंस। ऑल्दो सबको पता है कि हमने मेहनत करी हुई है। ऐसे ही जब तुम पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, तो दिन भर एक कर देते हो, दिन रात एक कर देते हो। अभी हायर क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो खूब दबा के मेहनत करोगे, और कई बार तो उसके चक्कर में सर भी दर्द होगा। लेकिन उसको वर्क नहीं बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ साइंस। इन जनरल अगर हम डेली यूज़ की बात करें, हम यहाँ पे वर्क बोल देते हैं। कहीं पे भी कोई सा भी काम जिसमें एनर्जी खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको हम वर्क बोल दे रहे हैं। लेकिन साइंस की भाषा में उसको वर्क नहीं बोलते हैं, वर्क को दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिया था हमने कि अगर हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ऑल्दो तुमने कोई सामान वामान उठा के इधर से उधर नहीं किया है, स्टिल वहाँ पे बोला जाएगा कि तुमने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन में हमने यही चीज़ें पढ़ी हुई थी। अब मैंने बोला था कि एक्टिविटी 11.1 से हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो कह रहा है कि वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच वी नॉर्मली कंसिडर टू बी वर्क। ठीक है, इन जनरल टर्म्स में उनको वर्क बोलते हैं, लेकिन साइंस के टर्म्स में उन चीज़ों को वर्क हम नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम वर्क रेगुलर यूज़ में नहीं बोलते हैं, लेकिन हो सकता है साइंस के टर्म्स में उसको वर्क बोलते हैं। तो उसी को समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइंस के टर्म्स में वर्क किसको बोलते हैं। इन डे टू डे लाइफ, फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम। तो ये 3 क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है जब तुम वर्क को साइंस के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो तब। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन? कौन सी चीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है, वो कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सेकेंड थिंग इज, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हु और व्हाट इज डूइंग द वर्क? मतलब जो वर्क जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है फोर्स, वो फोर्स लगाने वाला कौन है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दोगे तो चीज़ें थोड़ी सी और समझ में आएंगी। जैसे अगर हम रॉक के बारे में बात करें, तो रॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली, और फोर्स लगा कौन रहा है? तुम लगा रहे हो ऑब्वियसली। लेकिन थर्ड पॉइंट जिसमें बोला जा रहा है कि क्या उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो द आंसर इज नो, देयर इज नो चेंज इन एनी पोजीशन। ठीक है, इन द सेम मैनर बाकी सारे, जैसे जब तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के केस में भी ये तीनों क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस को पूछोगे तो इससे जो है वर्क को समझने का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है कि अब धीरे धीरे वर्क को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये 3 क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के पीछे कोई काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, उसके बावजूद तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और इन 3 क्वेश्चन का जो आंसर्स मिलेंगे उससे हम कुछ कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। कंक्लूजन्स के लिए हम आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। अब साइंस वर्क को कैसे डिफाइन करता है वो समझते हैं। कह रहे, टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced.
इन दिस सिचुएशन वर्क इज़ डन। इसका मतलब ये हुआ, अभी इन पर्टिकुलर इतने से स्टेटमेंट से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसके पोजीशन में चेंज होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इज़ बीइंग डन। ठीक है, आगे कह रहा है, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर वर्क इज़ डन। तो इसका मतलब ये हुआ, 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया कि फोर्स कौन लगा रहा है, तो गर्ल लगा रही है। किस पे फोर्स लग रहा है, ट्रॉली के ऊपर लग रहा है, और फोर्स जब उसके ऊपर लग रहा है, वर्क उसके ऊपर हो रहा है, क्या उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो यस, पोजीशन में चेंज हो रहा है। इस केस में गर्ल जिधर की तरफ जा रही है उसी डायरेक्शन में ट्रॉली भी जा रहा है, मतलब अपनी तरफ पुश कर रही है। और पहले वाले केस में पेबल उस पर्सन से दूर जा रहा था जिस पर्सन ने उसको किक किया हुआ था। ठीक है, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों केस में तीनों क्वेश्चंस के आंसर हाँ में मिल रहे हैं, पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो जब तीनों क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिव मिलेंगे तभी हम मानेंगे कि वहाँ पे वर्क इज़ बीइंग डन। The next example is lift a book through a height. To do this, you must apply a force. The book rises up, there is a force applied on the book and the book has moved. Hence, work is done. यहाँ पे भी तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। बुक को नीचे से ऊपर जब उठा रहा है तो हाथ को अपनी तरफ, अपने चेहरे की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ में बुक में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बुक के ऊपर फोर्स लग रहा है और बुक के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगा और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो या तो फोर्स के डायरेक्शन में हो या फिर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस सिचुएशन में हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्क इज़ बीइंग डन। आगे कह रहा है, अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशंस रिवील्स द 2 कंडीशंस नीड to be satisfied for work to be done. The first one is a force should act on an object. Force should act on an object, and the next point is the object must be displaced. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना ज़रूरी है और फोर्स लगने के बाद में उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, वर्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए ये दोनों कंडीशंस चाहिए हमें। ये फोर्स अप्लाई होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स अगर हम सेटिस्फाई करवाते हैं तो इसका मतलब वर्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वर्क हैज़ सम वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ़ any one of the above conditions does not exist, work is not done. कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे बिना अगर वो मूव कर रहा है तो वर्क इज़ नॉट डन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क इज़ नॉट डन, वर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और या एक और सिचुएशन अगर हम कंसिडर करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे हमें यही समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए मूव कर जाए। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने का लग सकता है लेकिन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कंडीशनल है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, दिस इज़ द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। तो अब जो है थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ गया है कि साइंस के टर्म्स में वर्क किसको बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हुआ होगा, ये दोनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होगा तो ही हम बोलेंगे कि वर्क इज़ बीइंग डन और वर्क इज़ डन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कह रहा है, अ बुलक इज़ पुलिंग अ कार्ट, द कार्ट मूव्स, देयर इज़ अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज़ मूव्ड, डू यू थिंक दैट वर्क इज़ डन इन दिस सिचुएशन। यस, ये तुम्हारे लिए एक टास्क हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बताना है कि जो भी ऊपर हमने समझा, ठीक है, क्या इन चीज़ों को समझने के बाद में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो।
तो जो भी इसका आंसर होगा वो मुझे साथ में कमेंट सेक्शन में जो दिया हुआ है आपके इस ऐप में उसमें डाल के ज़रूर बताना है। नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, साथ में इसके लिए अलग से एक पेज पे लिख के बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 11.2 एक्टिविटी में कह रहा है थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, लिस्ट देम, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बीइंग डन इन ईच सिचुएशन, ट्राई टू रीजन आउट योर रिस्पॉन्सेस और रिस्पॉन्स। If work is done, what is the force acting on the object? What is the object on which the work is done? What happens to the object on which work is done? तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी फोर्स लगाया जाएगा तो हमें पता है कि उसके पोजीशन में चेंज हो सकता है या फिर उसके शेप साइज में चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चेंज हो रहा हो, कोई भी फोर्स वगैरह लगने के बाद में कुछ हो रहा हो जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में हो सकता है, वो सारे सिचुएशंस के बारे में तुम बता सकते हो, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन का आखिरी एक्टिविटी में कह रहा है थिंक ऑफ सिचुएशंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। Also think of situations when an object gets displaced in the absence of a force acting on it, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि ऐसा सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लिस्ट ऑल द सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर ईच, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज डन इन दीज सिचुएशंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक एक मोटा मोटी हमने आइडिया लगा लिया है कि व्हाट इफ वेदर वर्क इज़ बीइंग डन और नॉट। अब नेक्स्ट सेक्शंस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वर्क डन हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा और यूनिट्स के बारे में बात कर लेंगे हमने प्रीवियस क्लासेस में जब हम क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे थे तो हर एक तरह के नए क्वांटिटी के कभी भी जब भी इंट्रोडक्शन होता था तो उसके साथ में हम यूनिट्स के बारे में बात करते थे और हमें यूनिट्स डिराइव करना भी आता है। अगर हमें प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं गिवन दैट फार्मूला आपको पता हुआ हो, ठीक है। फार्मूला पता हो और फार्मूले में ऐसे ऐसे टर्म्स यूज हुए हो जो कि आपको पहले से आता है। तो ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल है, ठीक है। थैंक यू।